दीजिए, कंसीडर क्लियर कर रहा हूं, ये छोटू सा मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। ये मैंने एक छोटा सा जस्ट इसको समझने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर होने वाला है ईपीएस। मैं इत्तू से पार्ट को जूम आउट कर रहा हूं, मैं इत्तू से पार्ट को जूम आउट कर रहा हूं। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, और इसको मैंने कंसीडर किया माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, आउटर मेम्ब्रेन के बाहर होगा साइटोप्लाज्म और इनर मेम्ब्रेन के अंदर होगा मैट्रिक्स। समझिएगा प्लीज। तो ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये यहां पर है इनर मेम्ब्रेन, यहां पर है इनर मेम्ब्रेन। मैट्रिक्स में हमारे पास अभी बताया 10 NADH2 है जो ईपीएस में पार्टिसिपेट करेंगे, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 है जो ETS में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। पहले हम स्टोरी चलाते हैं विथ रेफरेंस टू NADH2। वैसे तो जो है दोनों को साथ में भी चला सकते हैं, बट जो है डायग्राम थोड़ा जो है गंदा या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू NADH2, NADH2 रिड्यूस्ड कंपाउंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। थोड़ा सुनिएगा। सो मैंने यहां पर एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 लिया, NADH2 का एक मॉलिक्यूल लिया। इस NADH2 को एक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, जो अपना फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इट इज लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो थोड़ा L शेप का होगा, थ्रू आउट इनर मेम्ब्रेन पास होगा एज टनल या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ये L शेप का कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, सो NADH2 का कॉम्प्लेक्स 1 करेगा ऑक्सीडेशन, थोड़ा सुनिएगा, NADH2 NAD में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके हाइड्रोजन को निकाल लिया जाएगा। ये NAD वापस जो है पार्टिसिपेट करेगा, जहां पर फिर से हाइड्रोजन जो है क्रेब्स और लिंक रिएक्शन वगैरह में जरूरत पड़ेगी। यहां पर यह NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज जो कि कॉम्प्लेक्स 1 है, ने किया ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम NADH2 एंड द रिलीज्ड हाइड्रोजन पकड़ लिया गया कॉम्प्लेक्स 1 का कंपोनेंट FMN के थ्रू, और ये FMN हाइड्रोजन को पकड़ के कन्वर्ट हो गया FMNH2 में। किस में कन्वर्ट हो गया? FMNH2 में। ये जो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के साथ अभी अभी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किसका है? किसी और का नहीं, NADH2 का है। मुझे NADH2 और ये जो NADH2 का हाइड्रोजन है, ये तो पूरा ग्लूकोज को जो थ्रू आउट जब ब्रेक किया तो वहां से मिला हुआ है। तो मेरा है इस हाइड्रोजन के पास जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसको मेम्ब्रेन में लाना है। तो NADH2 के H2 में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसको मेम्ब्रेन में लाने के लिए कॉम्प्लेक्स 1 ने NADH2 का किया डिहाइड्रोजिनेशन, और डिहाइड्रोजिनेशन करके हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स 1 के कंपोनेंट FMN को दे दिया गया और FMN रिड्यूस हो गया FMNH2 में। ध्यान दीजिएगा प्लीज, FMNH2 का एक ही काम है, NADH2 के H2 को मेम्ब्रेन में ला देना। अब ये FMN वापस अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा FMN में, FMNH2 वापस अपने आप को FMN में कन्वर्ट कर लेगा और ये हाइड्रोजन को छोड़ देगा। इसने हाइड्रोजन को छोड़ दिया, सो मेम्ब्रेन में पहुंच गया हाइड्रोजन, क्योंकि पूरी स्टोरी मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, ये हाइड्रोजन अपने आप को 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर लेगा, अपने आयोनाइज के फॉर्म में आ गया। ठीक है, मेरा अपना अलग लैंग्वेज समझाने का है, समझिएगा। सो
जो थ्रू आउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हम बोलते हैं, उससे जो हाइड्रोजन रिलीज करवाया हमने, हाइड्रोजन को पकड़ा, NAD ने रिड्यूस्ड हो गया। अब उस हाइड्रोजन को, एनर्जी रिच हाइड्रोजन को हमें मेम्ब्रेन में लाना है। NADH2 के एनर्जी रिच हाइड्रोजन को कॉम्प्लेक्स 1 ने डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू मेम्ब्रेन में लाया, मेम्ब्रेन में वेलकम किया फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ने, और फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन को मेम्ब्रेन में छोड़ के वापस FMN में कन्वर्ट हो गया, सो दैट जब दोबारा जो है NADH2 का डिहाइड्रोजनेशन हो तो दोबारा रेडी हो जाए। यही चलता रहेगा। हाइड्रोजन ऑफ NADH2 अब आ चुका है मेम्ब्रेन में, ये अपने आप को कर लेगा आयोनाइज करने के बाद ये जो दो हाइड्रोजन निकला, ये जो दो हाइड्रोजन निकला, बात पकड़िएगा, ये जो दो हाइड्रोजन या प्रोटॉन निकला, ये प्रोटॉन इट इज थ्रोन इन द, दिस प्रोटॉन इट इज रिलीज्ड या इट इज पम्प्ड या इट इज थ्रोन इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये क्या है? ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये इलेक्ट्रॉन को वेल, यहां पर मैं थोड़ा जो है आउट ऑफ जा रहा हूं, या ठीक है ऐसे बना देते हैं, जो है कुछ ऐसा बना देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा और मोटा कर देता हूं और बड़ा कर देता हूं ताकि सारी स्टोरी इसी में कवर हो जाए। तो ये एल शेप का कॉम्प्लेक्स है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये मैंने ऐसे बना दिया कॉम्प्लेक्स 1 को। अब ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन निकला, ये आयरन सल्फर, दो इलेक्ट्रॉन आयरन और सल्फर के थ्रू पास होगा नेक्स्ट के पास, दो इलेक्ट्रॉन आयरन और सल्फर के थ्रू पास होगा यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन ये जो है इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन इनर मेम्ब्रेन। यूबिक्विनोन ये इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसपोर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास, नीड रोटेशन, कॉम्प्लेक्स 2 के पास नहीं। कॉम्प्लेक्स 2 का रोल आएगा FADH2 से रिलेटेड। नाउ यहां पर ये यूबिक्विनोन नेक्स्ट NADH2 के रेफरेंस में मैं यहां पर बता रहा हूं, ये जाएगा जो है कॉम्प्लेक्स 3 के पास। ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स 3 है साइटोक्रोम B आयरन सल्फर साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। तो ये है कॉम्प्लेक्स 3, ये यहां पर है कॉम्प्लेक्स 3, ध्यान दीजिएगा। अब कॉम्प्लेक्स 3 से, अच्छा ये जो है साइटोक्रोम B_C1 ने 2 इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर को दिया, आयरन सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को दिया। साइटोक्रोम C से नाउ 2 इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा मजेदार है, 2 इलेक्ट्रॉन इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C पकड़ लेगा, साइटोक्रोम C पकड़ लेगा। नाउ साइटोक्रोम C आया, साइटोक्रोम B_C1 कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन लिया और ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को हैंडओवर कर देगा अगेन कॉम्प्लेक्स 4 को। तो ये है कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 क्या है? साइटोक्रोम A, इसके पास 2 कॉपर सेंटर है, ठीक है, 2 कॉपर सेंटर है, और साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3 जिसके पास 2 कॉपर सेंटर है। इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C कॉपर सेंटर, साइटोक्रोम A3 2 इलेक्ट्रॉन गया। और नाउ साइटोक्रोम A3 से फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम A3 से फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ध्यान यहां दीजिएगा। फाइनली साइटोक्रोम A3 से 2 इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर किया जाएगा हाफ O2 या नेसेंट ऑक्सीजन, हाफ O2 या इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, और ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज हो जाएगा O- में। सो NADH2 जब ETS में पार्टिसिपेट करेगा
तो जो है सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1, उसके बाद यूबिक्विनोन, या ऐसे बोले NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम B C1CAA3 ये पार्टिसिपेट किए। बात समझिएगा, नीड योर अटेंशन। NADH2 के पास जो 2 हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन एज इट इज पंप हो गया इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। जब ध्यान दीजिएगा, जब कॉम्प्लेक्स 3 से 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास जाता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज करता है कॉम्प्लेक्स 3 इन द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन को पंप करेगा फ्रॉम द मैट्रिक्स इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। सो कॉम्प्लेक्स 3 it performing 2 works: transfer of electron as well as pumping of proton from matrix into intermembrane space। ऐसे में इवन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स 4 फॉर पंपिंग ऑफ 2 प्रोटॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। बात समझिएगा, ठीक है। यहां पर एक ट्विस्ट कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन पंप करता है, कॉम्प्लेक्स 2 4 प्रोटॉन पंप करता है, कॉम्प्लेक्स 3 2 प्रोटॉन पंप करता है। ऐसी भी कहानियां आपको मिलेंगी, ऐसा भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा। वो लैंग्वेज मैं नहीं यूज कर रहा हूं, जो एक सिंपल लैंग्वेज है जिससे जो है पूरी स्टोरी जस्टिफाई होगी, मैं वो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, ठीक है। 4 4 2 ऐसा मेंशन होता है, वेल लीव दैट पॉइंट, ठीक है। वो जो है डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू आप उसको समझ लीजिए। मेरे को ये लैंग्वेज पता है तो मैं अपने लैंग्वेज में आपको अच्छे समझा रहा हूं, ठीक है। तो सुनिएगा, यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, NADH2 में कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 ने पार्टिसिपेट किया इलेक्ट्रॉन कैरियर के नाम पर। इसने 2 प्रोटॉन पंप किया मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, इसने भी 2 प्रोटॉन पंप किया मैट्रिक्स सेंटर में, और इसने भी। सो टोटल 1 NADH2 से 6 प्रोटॉन्स पंप हुए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। पंपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द मैट्रिक्स इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, कैन आई से प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और क्या मैं बोलूं, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा मैट्रिक्स में, ठीक है। पंपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बाय द कॉम्प्लेक्सेस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्रोटॉन कंसंट्रेशन इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड प्रोटॉन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा इन द मैट्रिक्स। सो एक मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन के उस तरफ प्रोटॉन ज्यादा, इस तरफ प्रोटॉन कम, प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टैब्लिश हुआ, प्रोटॉन मोटिव फोर्स स्टैब्लिश हुआ। बात समझा? एंड यू बेटर नो, जब कोई एलिमेंट जो है, जब कोई पार्टिकल एक तरफ ज्यादा होता है और दूसरी तरफ कम होता है, तो अपने कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने के लिए वो पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। लो कंसंट्रेशन है मैट्रिक्स में, हाई कंसंट्रेशन है स्पेस में। मैट्रिक्स से प्रोटॉन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप करने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी यूज किया 1, 3 और 4 ने। नाउ प्रोटॉन को पता चला मेरा कंसंट्रेशन इन द स्पेस ज्यादा है, इन द मैट्रिक्स कम है। प्रोटॉन अपने कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने के लिए फ्रॉम द स्पेस इन द मैट्रिक्स आना चाहेगा, बट प्रोटॉन के लिए मेम्ब्रेन तो इम्परमिएबल है। बात पकड़ेगा, प्रोटॉन के लिए मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है। प्रोटॉन तड़प रहा है स्पेस से इन द मैट्रिक्स आने के लिए, अपने कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने के लिए। ये तमाशा कहीं, ये तड़पन कहीं दूर इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट 2 पार्टनर देख रहे थे। एक पार्टनर इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड था, जिसको हमने यहां पर F0 नाम दिया, और दूसरा पार्टनर यहां पर है F1 प्रोट्रूड आउट। CF1 थैलाकॉइड या क्लोरोप्लास्ट के लैंग्वेज में था, और माइटोकॉन्ड्रिया के लैंग्वेज में F0 F1। ये जो F0 F1 है, यही है कॉम्प्लेक्स 5।
यही है कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। इसी का नाम है F0F1 कॉम्प्लेक्स, इसी का नाम है एटीपीएज या एटीपी सिंथेटेज, इसी का नाम है ऑक्सीसोम, इसी का नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ इसमें F0 एक टनल प्रोटीन के जैसा काम करता है और F1 कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करता है। F1 का काम है, ध्यान दीजिएगा, ADP और IP को जोड़ के ATP बनाना। बट ADP और IP को जोड़ के ATP बनाने के लिए F1 को चाहिए एनर्जी। F1 को पता है जब कोई पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। F1 ने F0 को बोला थोड़ा देखो तो सही, इधर इधर यहाँ इधर, तो देखो प्रोटॉन तड़प रहा है बाहर आने के लिए, बट मेम्ब्रेन परमिएबल है, आप तो टनल प्रोटीन हो ना, आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाओ। सो F0 ने एट अ टाइम दो प्रोटॉन को हेल्प किया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। दो प्रोटॉन वाया F0 आया, वाह क्या रंग किया मैंने, दो प्रोटॉन एट वंस वाया F0 बाहर आया, और दो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ब्रेकिंग एट वंस विल गिव सफिशिएंट एनर्जी टू F1 टू कंबाइन ADP विथ IP टू प्रोड्यूस ATP। ऐसे में दो प्रोटॉन एक ATP बनाएगा, और ये जो दो प्रोटॉन आया वाया F0, ये दो प्रोटॉन निगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन, टर्मिनल ऑक्सीडेशन में निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना लेगा वाटर। क्या बना लेगा? मेटाबॉलिक वाटर। ये वाटर बन रहा है, वैसे तो वाटर बनता नहीं है, वेल ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू वाटर बनाया गया प्रोटॉन और निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन को जोड़ के। सो रिलीज ऑफ 2 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 ATP। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 ATP। मुझे बताइए प्लीज, एक NADH2 ने कितना प्रोटॉन पंप किया मैट्रिक्स में? 6 प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन से 1 ATP, तो 6 प्रोटॉन से 3 ATP, मतलब एक NADH2 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? 3 ATP। और हमारे पास टोटल NADH2 कितना है? 10 NADH2 है। तो क्या मैं बोलूं, हमें NADH2 का ETS में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करने के बाद मिलेगा 30 ATP। बात क्लियर है? सो हाइड्रोजन में जो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन का हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर या कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू टर्मिनल ऑक्सीडेशन करवाया, while electron was transported via different electron carrier complexes या electron carrier molecules. Proton also using the electron energy pump हुआ in the space and proton concentration gradient establish हुआ स्पेस और मैट्रिक्स के बीच में, ब्रेक करवाया F0 F1 ने प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ब्रेकिंग से जो एनर्जी निकला उसको यूज किया ATP फॉर्मेशन में, और प्रोटॉन टर्मिनल ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो ऑक्सीजन है निगेटिवली चार्ज उसके साथ ऐड होके बनाया मेटाबॉलिक वाटर। तो ये था विथ रेफरेंस टू NADH2। ठीक है, इसका जो है थोड़ा थियरी मेंशन कर लेते हैं, रिटन पार्ट मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद हम बात कर लेंगे जो है FADH2 का। ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर विथ रेफरेंस टू NADH2, यहां पर मैंने मेंशन किया पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट फॉर्म में NADH2 ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स 1। थोड़ा सुनिएगा, हाइड्रोजन टेकन बाय FMN and converted into FMNH2 फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। NADH2 का हाइड्रोजन ने लिया और ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड
आयरन और सल्फर कॉम्प्लेक्स 1 के कंपोनेंट है। तो सुनिएगा, FMnS2 by releasing hydrogen in membrane again becomes available to accept hydrogen। ध्यान दीजिएगा, released hydrogen get ionized। ये लैंग्वेज थोड़ा जो है ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी जो है टीचर्स के रेफरेंस में डजंट मैटर, जो अपना मेन एम है वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा स्टाइल है। रिलीज्ड हाइड्रोजन गेट आयोनाइज्ड इनटू 2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो सुनिएगा, दो प्रोटॉन देन मैं बोल सकता हूं पम्प्ड इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो सुनिएगा, टू इलेक्ट्रॉन वाया आयरन सल्फर ट्रांसफर्ड टू यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन जो है यूबिक्विनोन ऑक्सीडाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके। थोड़ा सुनिएगा, यूबिक्विनोन नेक्स्ट ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 3। याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स 2 नहीं, कॉम्प्लेक्स 3 which transfer the 2 electron to complex 4 via cytochrome C। तो साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में काम कर रहा है। थोड़ा सुनिएगा, while transporting electron complex 3 pumps 2 proton from matrix into intermembrane space। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कॉम्प्लेक्स 4 फाइनली ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन टू नेसेंट ऑक्सीजन या हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल which gets negatively charged या ऑक्सीडाइज बोल दो, टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड CHAR चार्ज्ड, दैट इज O माइनस। यहां पर ये भी मेंशन कर दें, कॉम्प्लेक्स 4 also pumps 2 proton from matrix into space। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा थियरी। थोड़ा और बातें कर लेते हैं NaDH2 के रेफरेंस में। इरेज करता हूं इसको, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1 NaDH2 involvement in ETS results in pumping of 6 proton in space। और सुनिएगा, आगे मैंने यहां पर मेंशन किया पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स इन स्पेस results in proton concentration gradient या proton
मोटिव फोर्स, पीएमएफ फॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा यहां पर दिस gradient is broken by F0 F1 complex, that is complex 5, तो सुनिएगा while facilitated diffusion मेंशन कर दे, while facilitated diffusion of two proton from space into matrix via F0 part, सुनिएगा, the released energy utilized by F1 part to form ATP by ADP and इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PI या IP कुछ भी लिख दो, ठीक है। और थोड़ा सुनिएगा, released two proton in matrix reduces O minus into water. This represent metabolic water. Thus 1NADH2 in oxidative phosphorylation, phosphorylation gives 3 ATP, ठीक है। टोटल 30 ATP हो जाएगा, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से मिला। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, बात फिनिश करता हूं विथ रेफरेंस टू FADH2 जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ATS में पार्टिसिपेट करेगा तो इसकी स्टोरी कैसे होगी, इससे कैसे हम एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। तो E है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, E है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स में है FADH2, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं FADH2 के। ध्यान दीजिए यहां पर FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 जो कि एक स्मॉल कॉम्प्लेक्स है, स्मॉलेस्ट कॉम्प्लेक्स है, विच इज एसोसिएटेड विथ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और वो भी टुवर्ड्स द मैट्रिक्स साइड। सो ये यहां पर मैंने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से अटैच्ड प्रेजेंट टुवर्ड्स द जो है मैट्रिक्स साइड, हमने यहां पर कॉम्प्लेक्स 2 रखा। ये है कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, SDS। कॉम्प्लेक्स 2 ने किया FADH2 का डिहाइड्रोजिनेशन, FAD वापस अवेलेबल हो गया क्रेब्स साइकिल में, और जो हाइड्रोजन निकला, ध्यान दीजिएगा प्लीज, यूबिक्विनोन कॉमन है NAD और FADH2 दोनों में। यूबिक्विनोन NADH2 से इलेक्ट्रॉन लेता है और यूबिक्विनोन FADH2 से जो है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस हम बोलते हैं, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस लेता है, मतलब हाइड्रोजन लेता है। यह हाइड्रोजन यूबिक्विनोन पकड़ेगा, जो इसके पहले पकड़ा था इलेक्ट्रॉन को, NADH2 वाला इलेक्ट्रॉन। ये यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कन्वर्ट हो जाएगा UQS2, यूबिक्विनोल में। थोड़ा सुनिएगा, मेंशन कर दे रहा हूं, यूबिक्विनोन एक्सेप्ट
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH2 या कॉम्प्लेक्स 1 लिख दे, एंड ऑल्सो एक्सेप्ट्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, हाइड्रोजन को हम रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स नाम दे रहे हैं, इक्विवेलेंट्स फ्रॉम FADH2 का H2 एक्सेप्ट करेगा या कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2, ध्यान दीजिएगा। सो NADH2 के H2 को मेम्ब्रेन में लाने का काम FMN का है, और FADH2 के H2 को मेम्ब्रेन में लाने का काम यूबिक्विनोन का है। रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन, सुनिएगा, रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन कॉल्ड यूबिक्विनोल, कॉल्ड यूबिक्विनोल। यूबिक्विनोल हाइड्रोजन को छोड़ देगा, यूबिक्विनोल हाइड्रोजन को छोड़ देगा, ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोजन को छोड़ देगा इन द मेम्ब्रेन और वापस अपने आप को यूबिक्विनोन में कन्वर्ट कर लेगा, सो दैट अगेन अवेलेबल रहे। हाइड्रोजन ये अपने आप को आयोनाइज करेगा 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन में, बट इस बार ये जो 2 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 2 के लैंग्वेज में जा रहा है, ये 2 प्रोटॉन पंप नहीं कर पाएगा, ये 2 प्रोटॉन बाहर नहीं जा पाएगा। इसका एक लॉजिक मेरे दिमाग में चलता है कि जो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 थे, दे आर टनल प्रोटीन, ये कॉम्प्लेक्स जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है, ध्यान दीजिएगा यहां पर कॉम्प्लेक्स 2 दैट इज SDH, इट इज स्मॉल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अटैच्ड विथ inner membrane, present towards matrix. It cannot pump protons due to its small size. तो ये 2 प्रोटॉन या तो मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा या तो बाहर जो है मैट्रिक्स की तरफ आ जाएगा, वापस नहीं जा पाएगा। इस प्रोटॉन के रेफरेंस में इतनी बातें नहीं। नाउ नीड योर अटेंशन, 2 इलेक्ट्रॉन जो है अब कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स 2 के बाद कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा। कॉम्प्लेक्स 3 कौन सा है? साइटोक्रोम बी, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम सी, ये रहा कॉम्प्लेक्स 3 के पास इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 से कौन ले लेगा साइटोक्रोम सी, ठीक है, और साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन को फिर किसको दे देगा? कॉम्प्लेक्स 4 को। ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो 2 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा गया साइटोक्रोम ए, देन आयरन और कॉपर, 2 कॉपर सेंटर आएंगे, उसके बाद जो है साइटोक्रोम A3, और साइटोक्रोम A3 से फाइनली इलेक्ट्रॉन गिवन टू हाफ O2 मॉलिक्यूल जो कन्वर्ट हो जाएगा O- में। ध्यान दीजिएगा यहां पर FADH2 के लिए कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। कॉम्प्लेक्स 2 ये प्रोटॉन पंप नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 ये 2 प्रोटॉन पंप करेगा वाइल ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स 4 भी 2 प्रोटॉन पंप करेगा वाइल ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो एज यूजुअल यहां पर भी 2 प्रोटॉन वाइल ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करेगा कॉम्प्लेक्स 2, मैट्रिक्स के प्रोटॉन को फेंकेगा इन द स्पेस, 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स से उठाएगा, पंप करेगा कॉम्प्लेक्स 4 वाइल ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो FADH2, एक FADH2 के जो है, एक FADH2 जब ETS में पार्टिसिपेट करेगा तो 1 FADH2 4 प्रोटॉन पंप करता है, ठीक है। वैसे तो जो है कहीं कहीं पर न्यू NCERT वगैरह में या कोई जो है एक NADH2 10 प्रोटॉन और एक FADH2 6 प्रोटॉन मेंशन करते हैं। वेल वो हम लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे हैं। NCERT के डायग्राम को डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिएगा प्लीज, और स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा मैं यहां पर समझा रहा हूं। फिर से कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स 3 और 4
FADH2 के रिफरेंस में प्रोटॉन को जो है लेंगे फ्रॉम द मैट्रिक्स, फेंकेंगे, पंप करेंगे इन द स्पेस, तो अगेन प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ेगा स्पेस में और प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम होगा। यहां पर प्रोटॉन कंसंट्रेशन मैट्रिक्स में कम होगा और स्पेस में बढ़ेगा। अगेन अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को इक्वल करने के लिए प्रोटॉन मैट्रिक्स स्पेस से आना चाहेगा इन द मैट्रिक्स, बट जो है मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है। तो ये सीधी सी बात है। अगेन कनेक्ट कर रहा हूं, इस तमाशा को, इस तड़प को देख रहे थे दो पार्टनर F0 F1। F0 टनल पार्ट है, F1 पेरिफेरल पार्ट है। F1 के पास कैटालिटिक एक्टिविटी होता है, ये ADP और IP को जोड़ के बना देता है ATP। ADP और IP को जोड़ के बना देता है ATP। के लिए चाहिए इसको एनर्जी। ये F0 को बोला कहीं इधर तो देखो, कहीं कहीं देखो तो से प्रोटॉन बेचारा वो बाहर आना चाहता है, बट मेम्ब्रेन नहीं उसके लिए परमिएबल है। मैट्रिक्स से स्पेस में गया था एनर्जी यूज करके, अब एनर्जी देने वाला कोई नहीं है, तो ये प्रोटॉन को बुलाएगा। दो प्रोटॉन एट वंस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू आएंगे इन द मैट्रिक्स और एनर्जी यूज कर लेगा F1 कंबाइन करने में, और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके मेटाबॉलिक वाटर बना देगा। ठीक है, सो यहां पर दो प्रोटॉन से एक एटीपी बन रहा है, 4 प्रोटॉन से 2 एटीपी बनेगा। सो एक NADH2 3 एटीपी बनाता है और एक FADH2 2 एटीपी बनाता है। हमारे पास है 2 FADH2, तो 2 FADH2 से 4 एटीपी बनेगा। ठीक है, 10 NADH2 से 30, 2 FADH2 से 4, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 34 एटीपी हो गया। क्रेब्स साइकिल का सबस्ट्रेट लेवल पर 2 एटीपी और ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल पर नेट 2 एटीपी। 4 बने थे, 2 पहले यूज हुए थे, तो नेट 2 एटीपी। तो सबस्ट्रेट लेवल पर 4 एटीपी हो गए, 2 ग्लाइकोलिसिस का, 2 क्रेब्स का। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पर 4 एटीपी 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 से बना और 30 एटीपी 10 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 से बना। तो 30 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, सॉरी 34 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, 4 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का, हो गया ना। 34 प्लस 4 38 एटीपी। कंडीशन डिपेंड 38 कब होगा, 34 6 कब होगा, अब नेक्स्ट हेडिंग में हम समझेंगे। वेल ये इरेज कर रहा हूं, बात रखता हूं यहां पर आगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। FADH2 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय complex 2 that is SDH. It is a small protein या enzyme attached with inner mitochondrial membrane या inner membrane present towards matrix site। एक बात यहां पर मेंशन करना बनता है, SDH के लैंग्वेज में SDH सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। याद तो करिए, क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या किया था, सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट किया था। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या मैं बोलूं, इट इज लिंक एंजाइम या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्रेब्स साइकिल एंड ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला जा सकता है। सो SDH इज कनेक्टिंग लिंक या इसको लिंक एंजाइम बोल सकते हैं बिटवीन क्रेब्स साइकिल एंड ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बात मेंशन कर रहा हूं आगे ये कि कॉम्प्लेक्स टू दैट इज SDH cannot pump proton from the matrix in the space। थोड़ा सुनिएगा, हाइड्रोजन released from FAD taken by UQ and converted into UQH2 UBQ नोल लिखवा चुका हूं मैं, थोड़ा सुनिएगा।
यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जब आयोनाइज होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 passes to complex 4 via mobile carrier that is cytochrome C। तो सुनिएगा, both complex 3 and 4 as usual pumps 2 protons। तो क्या मैं बोलूं, 10 1FADH2 in ETS pumps 4 प्रोटॉन, ठीक है। एंड जो है एज यूजुअल 2 प्रोटॉन प्रोड्यूसेस 1 ATP। जब 2 प्रोटॉन वो F0 F1 से बाहर निकलेगा। इरेज कर रहा हूं इसको, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर क्या बोला, 2FADH2 ड्यूरिंग ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूस 4 ATP, याद रखिएगा। सो ऐसे में ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमने यहां पर फिनिश किया।